Yes, are you excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूं एंड आई होप सेम फॉर यू। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो लीजिए, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बेटा, ये लेक्चर तभी सुनिएगा अगर इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो, वरना आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आए। ठीक है, तो चलिए आज हम क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्लक्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन एरिया, ऐसा कह लीजिए, या थ्रू एन एरिया। जब तक कोई एरिया नहीं है तो फ्लक्स का कोई मीनिंग नहीं है। जब तक कोई एरिया नहीं है तो फ्लक्स का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज फ्लक्स हमेशा किसका लिया जाता है? किसी ना किसी एरिया का। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज बेसिकली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द पर्टिकुलर एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। ठीक है, मेरे सामने एक सरफेस है, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वही इस सरफेस का क्या होगा? फ्लक्स। तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन है बेटा। इसके बाद आप फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल डेफिनेशन कभी नहीं भूलनी है। कल को आप दूसरे फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले से आप फ्लक्स की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, लेकिन बाद में जाके उसको रिलेट करना जरूर है कि फ्लक्स का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया। तो आपसे फ्लक्स पूछा जाए या ये पूछा जाए कितनी नंबर ऑफ लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रही हैं, तो आपको एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे कैलकुलेट करना है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उस सब पे बाद में आते हैं। तो बेटा, ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमें इससे पहले एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? देखिए बेटा, एरिया आप सब अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज एरिया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। बट फिजिक्स में कई बार अपना काम आसान करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, कुछ कंसेप्ट्स को सिंपल बनाने के लिए, कुछ कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हमें एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है। एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। अब सवाल यह है कि जब मैं इसको कह रहा हूं कि एरिया को, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी, अगर मैं उसको एज अ वेक्टर ट्रीट करूं, मतलब उसको अगर मैं वेक्टर बनाऊं, तो मुझे एक्स्ट्रा काम क्या करना होगा? आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट? क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। नो, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो फिलहाल एरिया क्या है? स्केलर। अब हम इसे क्या बनाने जा रहे हैं? वेक्टर। तो हमें इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन इंक्लूड करनी पड़ेगी, बस इसको डायरेक्शन ही तो देनी है, बन गया वेक्टर अपने आप, राइट? अब मान लीजिए मेरे हाथ में एक सरफेस एरिया है, ये सरफेस है मेरे पास, मुझे इस सरफेस को, ये एरिया, इस एरिया को वेक्टर बनाना, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? डायरेक्शन। अब मेरे सामने ये चैलेंज आ गया, भाई मैं इसमें डायरेक्शन ऐड करूं, तो अब मैं दिमाग लगाना शुरू हो गया, क्या मैं ये वाली डायरेक्शन दूं? अगर ये वाली डायरेक्शन दूं तो सवाल आएगा कि भाई यही क्यों दी, ये क्यों नहीं दी, तो ये क्यों नहीं दी, ये क्यों नहीं दी? तो इन सारी दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? उन्होंने जब एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट किया, तो उसको डायरेक्शन कौन सी दे दी? नॉर्मल टू एरिया। मान लीजिए मेरे पास ये एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्केलर है या वेक्टर रहेगा, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड। जब मैं इसे वेक्टर बनाऊंगा तो एक्स्ट्रा क्या होगा? डायरेक्शन इसमें ऐड अप हो जाएगी। तो ये 20 यूनिट का एरिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वेक्टर बनने के बाद भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिर्फ एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है, दैट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम कौन सी कंसिडर करेंगे यहां पे? नॉर्मल टू एरिया। तो याद रखिएगा बेटा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? नॉर्मल टू एरिया। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? भाई जितना एरिया है। जैसे मैंने यहां पे डायग्राम में डिपिक्ट किया है, मैंने आपके सामने एक एरिया लिया, यहां पे ये एरिया कितना है? A यूनिट्स। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 20 यूनिट्स, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सपोज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज A यूनिट। अब मुझे इसे वेक्टर बनाना है, तो जब मुझे वेक्टर बनाना है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, बस ये काम करना है। A वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू A इंटू n कैप। वेक्टर बनाने के लिए हमें डायरेक्शन ऐड करनी है, और जब हम एक्सप्रेशंस में लिखते हैं तो डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट किया जाता है? यूनिट वेक्टर से इंडिकेट किया जाता है।
So what is area vector equal to? Area vector is equal to A into n cap. What is area vector equal to? That is A into n cap, right? Now what is n cap? N cap is just a unit vector normal to area. तो अगर आपने इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया एक यूनिट वेक्टर से विच इज नॉर्मल टू एरिया, तो सीधा सा मतलब ये होगा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी नॉर्मल टू एरिया. आई होप एरिया वेक्टर क्लियर हो चुका होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से. व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया. अब फ्लक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है बेटा जी? तो अब आप कॉमन सेंस अप्लाई करें, कोई हाई फाई सेंस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली कॉमन सेंस अप्लाई करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किसी भी एरिया का फ्लक्स, किसका फ्लक्स? किसी एरिया का फ्लक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए. देखो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया. मैंने आपके सामने एक एरिया लिया, इस एरिया को मैंने इस फील्ड रीजन के अंदर रखा. तो देखिए जरा डायग्राम में कितनी लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं? 1 2 3 4 एंड 5. तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए? 5 यूनिट का फ्लक्स होना चाहिए. चलिए जब ये यूनिट 5 यूनिट्स का फ्लक्स है, अगर एरिया भी सेम रखूं, या तो ऐसा कर लेते हैं इसका एरिया डिक्रीज कर लेते हैं. सपोज मैं एरिया डिक्रीज कर लेता हूं, ये कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे तो एरिया कम हो गया. अब कितनी लाइंस इसको क्रॉस कर पा रही हैं? 3 लाइंस ओनली. तो एरिया डिक्रीज होगा तो कॉमन सेंस की बात है फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा. ये ज्यादा एरिया, इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, उसी फील्ड के अंदर अगर मैं एक स्मॉलर एरिया रखूं तो स्मॉलर एरिया का फ्लक्स स्मॉलर होना चाहिए. लेट अस कंसीडर दिस. पहले मैंने ज्यादा एरिया रखा था, अब मैंने स्मॉलर एरिया इसके अंदर रखा, तो इसमें से 3 लाइंस क्रॉस कर रही हैं. तो कॉमन सेंस की बात है फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स किसका है? एरिया का. तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करना चाहिए? एरिया पे डिपेंड करना चाहिए कि नहीं? तो पहली चीज फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे. गॉट इट? एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा. उसी फील्ड के अंदर मैंने एक सरफेस रखा, उस सरफेस का एरिया जितना ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात है, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेंगे, मतलब उसका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा. गॉट इट? अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा. मान लीजिए एरिया तो मैंने फिक्स कर दिया, अब एरिया फिक्स्ड है, एरिया नहीं बदलेगा, लेकिन क्या करूं? फील्ड बढ़ा देता हूं. अब फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था जिस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है वहां फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, दे आर रिलेटिवली क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड. अब मैंने सेम एरिया एक ऐसे फील्ड के अंदर रखा जिसकी स्ट्रेंथ बदल चुकी है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है, देखिए इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं पहले के मुकाबले में. तो अगर ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इसका मतलब अब इस एरिया का फ्लक्स बदल गया. पहले भी इसी एरिया को मैंने जो पहले फील्ड डिपिक्ट किया था उसमें रखा, अब मैंने नया फील्ड डिपिक्ट किया, यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ाई, तो कॉमन सेंस की बात अब फ्लक्स बढ़ जाना चाहिए. तो दूसरा फैक्टर जिस पे फ्लक्स डिपेंड करेगा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो बेटा जी फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया. कॉमन सेंस की बात है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करना चाहिए, एक तो फील्ड की स्ट्रेंथ पे, दूसरा एरिया पे तो डिपेंड करना ही चाहिए. राइट? एक फैक्टर पे बेटा और डिपेंड करेगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया. रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, यही एरिया अगर मैं इस तरह से रखता हूं इस प्लेन को, तो कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस क्रॉस कर रही हैं. राइट? लेकिन अगर इसी एरिया को मैं इस तरह से इंक्लाइन कर दूं तो देखिए 7 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, फ्लक्स 9 यूनिट से कम होकर 7 यूनिट्स हो गया, और अब देखिए कितना हो गया? 5 यूनिट्स. अब और कम कर देते हैं 3 यूनिट्स, अब और कम कर देते हैं 1 यूनिट, और अगर बिल्कुल पैरेलल टू फील्ड लाइंस मैं यहां रख दूं, अगर ये एरिया प्लेन एरिया, यहां पे तो इसकी थिकनेस थी, मान लीजिए ये प्लेन एरिया मैंने इस तरह से यहां पे रखा, तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है. राइट? तो तीसरा क्या है? ओरिएंटेशन. तो ओरिएंटेशन पे फ्लक्स डिपेंड करेगा, तो ई पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और एरिया की रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा. अब किस ओरिएंटेशन में ये फ्लक्स हाईएस्ट होगा? जब प्लेन या एरिया परपेंडिकुलर होगा फील्ड के तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा. अभी अभी हमने देखा था जब मैंने एरिया इस तरह से रखा तो 9 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, फ्लक्स 9 यूनिट्स हैं. जब प्लेन पैरेलल टू एरिया होगा, प्लेन पैरेलल टू फील्ड लाइंस होगा, यहां प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, यहां प्लेन परपेंडिकुलर पैरेलल टू फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए? 0. तो याद रखिएगा किसी भी प्लेन को अगर मैं नॉर्मल टू फील्ड लाइंस रखूं तो उसका फ्लक्स हाईएस्ट होगा, अगर मैं इस प्लेन को पैरेलल टू फील्ड लाइंस यहां पकड़ के रखूं तो इसका फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए? 0. याद रहेगा, प्लेन
परपेंडिकुलर है फील्ड के तो हाईएस्ट फ्लक्स, प्लेन पैरेलल है तो जीरो फ्लक्स। ये याद रखिएगा बेटा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमने अलग अलग क्लासिफिकेशंस की हैं। एक स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दूसरा फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों, किस बेसिस पे कह रहे हैं? बिकॉज इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो बताइए नंबर स्केलर होना चाहिए कि वेक्टर? हाँ, नंबर स्केलर होना चाहिए। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, राइट। फिर दूसरा, क्या ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड? फंडामेंटल में तो है नहीं, आपने पढ़ी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिराइव्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। जब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, एंड यू वुड बी एबल टू डिटरमिन द डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे मैं आपको यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लक्स एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मेजर किया जा सके, जिनका मैग्नीट्यूड हम मेजर कर सके और नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें। तो जब हमें फ्लक्स को नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, हमने कहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। देखिए बेटा, फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है तो इसके आसपास सचमुच में कोई फील्ड लाइंस नहीं है, दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस। ये हम ड्रॉ करते हैं नोटबुक में फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर हम काउंट कैसे करेंगे? तो यहां पर एक मैथमेटिकल पार्ट आ गया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि फ्लक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज फाई, PHI, फाई, दिस इज अ ग्रीक सिंबल। तो फाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्लक्स को। तो हमने डिसाइड किया कि फ्लक्स जब भी मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। देखिए फ्लक्स हाईएस्ट कब होता है? जब एरिया नॉर्मल टू फील्ड होता है। तो हमने डिसाइड किया कि अगर एरिया नॉर्मल टू फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। एरिया नॉर्मल टू फील्ड, याद रखिए बेटा, एरिया नॉर्मल टू फील्ड। बट मान लीजिए एरिया नॉर्मल टू फील्ड नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, हम एरिया का नॉर्मल पार्ट ले लेंगे। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए यहां पर एक फील्ड इस तरह से, एक एरिया, सपोज मैं यहां पर एक एरिया डिपिक्ट कर रहा हूं, ये साइड व्यू है इस एरिया का। तो ये एरिया मैंने यहां पर लिया इस फील्ड के अंदर, ये एक प्लेन लिया जिसका एरिया लेटस से A यूनिट्स। तो मैंने इसे फील्ड के अंदर रखा कुछ इस तरह से कि ये इंक्लाइंड है फील्ड के साथ। इसकी ओरिएंटेशन आपको डायग्राम में दिख रही है। तो अब यहां से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, तो मैं इसकी प्रोजेक्शन ले लूं यहां पे, इसके एरिया का कितना कंपोनेंट नॉर्मल टू फील्ड आ रहा होगा, इसके एरिया का कितना कंपोनेंट नॉर्मल टू फील्ड आ रहा होगा। लेकिन बेटा अगर एरिया स्केलर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट कहना गलत हो जाएगा। कंपोनेंट किसके हो सकते हैं? वेक्टर्स के। तो हम ये कह सकते हैं एरिया की प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड, इस एरिया की कितनी प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर टू फील्ड, ठीक है। मतलब इसको रोटेट नहीं करना है, इसकी प्रोजेक्शन लेनी है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से इस तरह से, तो इस एरिया से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये टोटल एरिया है A, तो एरिया वेक्टर अगर मैं डायग्राम में इंडिकेट करूं तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द फील्ड। अगर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू फील्ड है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये एंगल, सपोज ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। अब मैं इसी एरिया का कंपोनेंट लेता हूं परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एरिया मुझे लेना है यहां पर इस तरह से, एरिया की प्रोजेक्शन लेनी है नॉर्मल टू फील्ड। तो अगर इसकी प्रोजेक्शन लूंगा, अगर इस एरिया को मुझे कंसीडर करना है तो ध्यान देना ये एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा। अब एरिया वेक्टर यहां आ जाना चाहिए, बट ये पूरा का पूरा ये वेक्टर थोड़ी यहां आएगा। जितना एरिया ये उतना नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं, या तो आप ऐसा कहें एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना है एरिया नॉर्मल टू द फील्ड, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू द फील्ड। यहां आप ऐसा कह लीजिए, अगर एरिया नॉर्मल टू फील्ड होगा तो बताइए एरिया वेक्टर पैरेलल टू फील्ड होगा कि नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर तो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया नहीं, अब एरिया वेक्टर कह रहा हूं, एरिया वेक्टर पैरेलल टू फील्ड। क्योंकि एरिया अगर नॉर्मल टू फील्ड होगा तो एरिया वेक्टर अपने आप पैरेलल टू फील्ड होगा। तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आप जानते हैं, वेक्टर्स की रेजोल्यूशन आपने पढ़ी है। अगर ये वेक्टर A वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं तो वो कितना होना चाहिए? A cos थीटा होना चाहिए कि नहीं। सो व्हाट शुड फ्लक्स बी इक्वल टू?
flux should be equal to E into A into cos theta, where theta is the angle between area vector and electric field intensity. थीटा एंगल किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच में. सो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है. व्हाट इज फ्लक्स इक्वल टू? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. ई ए कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. और फ्लक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. आपने पढ़ा है ए डॉट बी क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा. तो देखिए सेम है फ्लक्स. तो इज दैट क्लियर? तो फ्लक्स का फाइनल मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है. E इंटू ए इंटू कॉस थीटा या फिर E वेक्टर डॉट ए वेक्टर. राइट? क्या इसके बेसिस पे हम फ्लक्स की SI यूनिट बता सकते हैं? तो देखिए बेटा, जब मैं SI यूनिट की बात करूं, कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होगी, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी. E की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम. हाँ, वोल्ट पर मीटर भी है. पिछले एक वीडियो में भी मैंने ये मेंशन किया था, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा वोल्ट पर मीटर कहां से आती है. बट चलिए अभी फिलहाल हम यूनिट लेते हैं न्यूटन पर कूलम. तो न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन. ई की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम. और एरिया की यूनिट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर. हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी यूनिट भी है हमारे पास, 1 वोल्ट पर मीटर. 1 वोल्ट पर मीटर. तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, न्यूटन पर कूलम को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, तो इसकी SI यूनिट क्या आनी चाहिए? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. या फिर 1 वोल्ट पर मीटर को अगर मैं मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, तो फ्लक्स की एक यूनिट हमारे पास और आ सकती है, दैट इज 1 वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर. वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर पहले भी सुना है. वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference. एक डिवाइस भी वोल्ट मीटर है, लेकिन यहां पर एक यूनिट भी है हमारे पास, वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर बेटा किसकी यूनिट होगी? फ्लक्स की. याद रहेगा. तो फ्लक्स की यूनिट क्या है? या तो वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया. अब इसी के बेसिस पे आई होप डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद लिख पाएंगे. सो डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद डिराइव कीजिए बेटा. बिल्कुल सिंपल है. E का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, इनटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू एरिया, या वोल्ट क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज, इनटू लेंथ. ठीक है. तो आई होप ये डायमेंशनल फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं. एक छोटी सी चीज बेटा, यहां पर एरिया कैसा था? प्लेन. वैसे भी बेटा अगर ये एंगल थीटा, तो यहां पर ये एंगल भी थीटा होगा. अगर इस स्ट्रेट लाइन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूं, तो वो कितने आनी चाहिए था? इनटू कॉस थीटा. बट ये एरिया है, हालांकि आपको देखने में ये लाइन दिख रही है, ये एरिया है. तो इस एरिया का कंपोनेंट भी अगर मैं इधर देखता, तो वो कितना आता? a cos थीटा. एरिया का कंपोनेंट नॉर्मल टू फील्ड. बट एक्चुअली वो कहना गलत है, क्योंकि एरिया क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी. इसलिए हमने कहा एरिया वेक्टर का कंपोनेंट पैरेलल टू फील्ड लेंगे. राइट बेटा, मान लीजिए ये एरिया प्लेन एरिया ना होके कुछ एक कर्व्ड एरिया होता इस तरह का, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्शन अलग अलग होगी, बिकॉज एरिया प्लेन नहीं है. एरिया प्लेन है तो थ्रू आउट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम पूरे एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में तोड़ते हैं. जैसे आप ds लिख सकते हैं, ds या dA. दीज आर एरिया एलिमेंट्स, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स. डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू फील्ड. और ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा. यहां पर देखेंगे तो ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में एंगल कुछ और है. यहां पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एंगल 0 भी है. तो हर एक पॉइंट पे ये एंगल अलग अलग है. तो हम पूरे एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ेंगे. एक छोटे एलिमेंट का फ्लक्स डिटरमिन करेंगे. एक छोटे एलिमेंट का फ्लक्स d फाई क्या होना चाहिए? दैट शुड बी E डॉट ds, या dA भी लिख सकते थे ds की जगह. सो E डॉट A फ्लक्स होता है. तो अगर छोटा एरिया एलिमेंट है तो E की जगह क्या आ जाएगा? ds. तो नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? सो टोटल फ्लक्स होगा इस d फाई का इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. राइट. तो बेटा फंडामेंटल फॉर्मूला ये है, अगर एरिया प्लेन नहीं है,
हर एक पॉइंट पे एंगल अलग अलग बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ेंगे, एक छोटे एलिमेंट का फ्लक्स होगा E डॉट ds और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा यही फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जिनके साथ आपको खेलना है जब जब आपको फ्लक्स डिटरमिन करना है। तो फॉर्मूला वाइज भी फ्लक्स में आपको बता चुका हूं और दूसरे तरीके से भी बता चुका हूं कि प्लेन को अगर आपने एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड है तो फ्लक्स हाईएस्ट होगा, कितना होगा, EA। तो जहां मैंने लिखा फ्लक्स मैक्सिमम है तो ये फ्लक्स फाई कितना होना चाहिए, जस्ट EA, बिकॉज एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा तो एरिया वेक्टर पैरेलल टू फील्ड है। जब एरिया वेक्टर खुद ही पैरेलल टू फील्ड है तो थीटा 0 हो गया, cos 0 इज 1। और अगर एरिया पैरेलल टू फील्ड है तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू फील्ड होगा, थीटा 90 हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। कब, जब प्लेन पैरेलल है, प्लेन पैरेलल टू फील्ड है तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू फील्ड हो गया। प्लेन पैरेलल टू फील्ड, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू फील्ड, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। उस केस में थीटा 90 हो गया तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी फ्लक्स 0 हो गया। पहले हमने डायरेक्टली लॉजिक लगाया था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया के बेसिस पे, तब भी हमें पता चला था ये 0 है, हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था। अब हमने फॉर्मूले से चेक किया तो भी 0। फिर हमने कहा था एरिया नॉर्मल टू फील्ड है तो फ्लक्स हाईएस्ट है। अब भी हम चेक करके देख रहे हैं एरिया नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया, थीटा 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू A इंटू cos 0 दैट इज EA। गॉट इट। तो चलिए बेटा इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती है, अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करता हूं। चलते हैं प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहली प्रॉब्लम, इफ E is equal to 6 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap, calculate electric flux through an area 20 unit in YZ plane, in YZ plane। तो E वेक्टर तो आपको डायरेक्टली गिवन है कि आप एरिया वेक्टर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। 20 यूनिट्स का एरिया है, एरिया किस प्लेन में है, YZ प्लेन में। तो अगर मैं एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होना चाहिए, A into N cap। What is N cap? N cap is a unit vector normal to area। तो नॉर्मल टू YZ प्लेन, YZ प्लेन के नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन है, X। तो X डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप। सो सिंपल सी बात है, अब फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए, फ्लक्स शुड बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E 6 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप डॉट 20 I कैप। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए 20 इंटू 6 इज 120 I डॉट I प्लस 20 इंटू 3 60 J डॉट I प्लस 20 इंटू 4 80 K डॉट I। आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसका प्रोडक्ट भी 0 और ये K डॉट I भी कितना होगा, 0। I डॉट I क्या हो जाना चाहिए, 1। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कहिए, या फिर आप इसे वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, जो मैं अभी अभी पिछले पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ये क्वेश्चन CBSE एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और एक बार नहीं बार बार, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज बदल के इस तरह का क्वेश्चन CBSE ने काफी बार पूछा है। तो चलिए जरा फिर से डिस्कस करते हैं। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। तो हमें E की वैल्यू मिल चुकी है। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू द पावर -4। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हम इस तरह से करते हैं, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब दो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहा गया इट्स प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। जब प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन होगा तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन निकालने के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा जी, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, अगर मैं एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहां पे भी यूनिट वेक्टर I कैप लगाना चाहिए, क्योंकि YZ प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर होगा, नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी, X डायरेक्शन। तो अगर यूनिट वेक्टर यूज करूं तो मुझे इसके साथ यूनिट वेक्टर यूज करना चाहिए I कैप, जैसा कि हमने यहां किया। या आप सीधा कर लीजिए, फर्स्ट केस में फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा। E की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया कितना है 10 टू द पावर -3। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया
कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल किसके साथ लेना है, एरिया वेक्टर के साथ। एरिया तो वाई जेड में है, लेकिन एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स में। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 टू द पावर +3 10 टू द पावर -3 कैंसल आउट हो गए, इट कम्स आउट टू बी जस्ट 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो चुका आपको। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं क्विकली। द नॉर्मल टू प्लेन, द नॉर्मल टू प्लेन, और नॉर्मल टू प्लेन की डायरेक्शन कौन सी होगी, वही जो एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या, नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू एरिया। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। हमारा फील्ड देखिए, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 3 × 10 टू द पावर 3, और डायरेक्शन में फिक्स्ड है, वो एक ही है, दैट इज एक्स डायरेक्शन। तो इस केस में सेकंड पार्ट में इसके फ्लक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, E × A × cos थीटा। अब की बार ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। सो 3 × 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर -3 × cos 60 डिग्री। What is cos 60? We know that it is 1/2. ये दोनों कैंसल आउट हो गए। सो 3/2 दैट इज 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कह लीजिए, या आप इसे वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। तो सेकंड केस में फ्लक्स इतना होगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं, राइट। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। मैं क्विकली बढ़ता हूं अगले कुछ क्वेश्चंस पे। हाँ जी बेटा जी, बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। बेटा ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है, और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़ी बहुत वैल्यूज के हेरफेर के साथ सीबीएसई ने काफी बार पूछा, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, और डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में भी ये पूछे गए। तो चलिए जरा क्विकली देखते हैं। आपको डायग्राम में एक क्यूब गिवन है, ये क्यूब जिसकी हर एक साइड कितनी है, a, कहां रखा गया, कुछ इस तरह से रखा गया, इसके तीनों एजेस एक्स वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल हैं रिस्पेक्टिवली। इसका ये वाला एज, इसकी लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस पे a, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, a, ये वाला फेस, और ये वाला फेस चूंकि टोटल लेंथ इसकी कितनी है, हर एज की लेंथ a है, तो ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट ट्वाइस a हो जाने चाहिए। अब हमारा टारगेट है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब डिटरमिन करना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एक तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताइए, और दूसरी पार्ट ये चीज पूछी गई कैलकुलेट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। और कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, वो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये वैल्यू है अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2, और अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है। और उसके बाद अलोंग वाई आपको गिवन है 0, और अलोंग जेड भी कितना 0, मतलब फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो हमारे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, एक ही डायरेक्शन है, वो एक्स के अलोंग है। वाई और जेड कंपोनेंट्स कितने 0। दूसरी चीज देखिए, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा ये फील्ड x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर इस फील्ड की वैल्यू, मान लीजिए इस सरफेस पे यहां पर मैं फील्ड की वैल्यू है E1, तो E1 की वैल्यू होनी चाहिए अल्फा इंटू a टू द पावर 1/2। x की वैल्यू क्या होगी a, लेकिन जैसे से x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कहा था फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि वहां पे x y z कुछ नहीं था, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन, उसकी वैल्यू फिक्स थी। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू फिक्स नहीं है, x पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए यहां तक आते आते, इस सरफेस पे आते आते, पहले इस सरफेस के ऊपर फील्ड कितना है, अल्फा इंटू a टू द पावर 1/2। इस सरफेस तक आते आते लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है E2, तो E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा इंटू ट्वाइस a टू द पावर 1/2, क्योंकि यहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ट्वाइस है। तो फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा जी, x पे डिपेंड कर रहा है। तो फील्ड x पे डिपेंड करने का मतलब ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। मैं बार बार इस चीज को क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं बेटा कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस को, देखिए क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, ये ओपन प्लेन नहीं है, ये क्लोज सरफेस है, इसने किसी ना किसी वॉल्यूम को एनक्लोज किया, इट्स अ क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस को, चाहे वो क्लोज सरफेस क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, क्लोज सिलेंडर हो, स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कैसा भी क्लोज सरफेस क्यों ना हो, अगर किसी क्लोज सरफेस को आप यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, बाहर से आपने कैसा फील्ड अप्लाई किया, यूनिफॉर्म, इसके अंदर आपने रखा है क्लोज सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0। अच्छा बेटा किस बेसिस पे बता रहा हूं, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया,
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। अगर सरफेस क्लोज्ड है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर सरफेस क्लोज्ड है तो जो लाइंस बाहर से एंटर करेंगी, जो लाइंस बाहर से एंटर करेंगी, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द क्लोज सरफेस, वो नेगेटिव फ्लक्स माना जाएगा। और जो लाइंस अंदर से बाहर जाएंगी, इस क्लोज सरफेस के अंदर से बाहर जो लाइंस जाएंगी, वो पॉजिटिव फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। ठीक है, तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितनी लाइंस यहां से एंटर करेंगी, याद है क्या बताया था, यूनिफॉर्म फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये क्लोज सरफेस है, बाहर से कुछ फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी अंदर से बाहर जाएंगी, जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना पॉजिटिव फ्लक्स होगा, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए, 0। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा बेटा, इस केस में एंटर करने वाली लाइंस का नंबर कम है और एमर्ज करने वाली लाइंस का नंबर ज्यादा है, क्योंकि यहां फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, यहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां इससे ज्यादा है। कैसे पता चला, हमने देखा फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। तो हम नेट फ्लक्स डिटरमिन करेंगे बाद में, ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में एक चीज और दे दी गई है लास्ट में कि ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर। तो अल्फा और ए की वैल्यू हम लास्ट वाले स्टेप में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस सरफेस को अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो इसका पहले, सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से इधर अंदर एंटर करेगा और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा इंटू ए टू द पावर 1/2। क्यों, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू कितनी है, a, राइट। जब यहीं पे पहुंचोगे सामने वाले फेस पे, तो यहां पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो चुकी होगी, ये कितना होगा, E2, क्योंकि यहां x की वैल्यू बढ़ चुकी है ट्वाइस से, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, अल्फा इंटू ट्वाइस से होल टू द पावर 1/2, राइट। अब मैं एरिया वेक्टर लेता हूं इसी सरफेस को, ये जो सरफेस मैंने इंडिकेट की, मैंने दो ही सरफेसेस इंडिकेट किए जो YZ प्लेन के पैरेलल है। मान लीजिए इस सरफेस का एरिया है A1 वेक्टर, इस एरिया को मैंने एरिया वेक्टर बनाया। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हम जनरली नॉर्मली आउटवर्ड्स लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू एरिया, और कहां लेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा A2, वो A2 वेक्टर इधर डायरेक्टेड होगा, A1 वेक्टर इधर डायरेक्टेड होगा, राइट। अब आप यहां देखिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो अभी क्या कहा था, cos 180 कितना होता है, -1। तो अभी मैंने क्या कहा था, अगर फील्ड लाइंस बाहर से एंटर करेंगी फ्लक्स नेगेटिव होगा, वैसे भी cos 180 नेगेटिव होता है, -1 होता है, तो इस सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव है, इस सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों केसेस में हाईएस्ट है ई इंटू एरिया, बट इस केस में नेगेटिव और इस केस में पॉजिटिव। और अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता, E1 E2 की वैल्यू बराबर होती, तो नेट फ्लक्स 0 हो चुका होता, बट अब ऐसा नहीं है। तो अब हम इन दोनों सरफेसेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई सर दो ही सरफेसेस का फ्लक्स क्यों ले रहे हैं, क्यूब के पास तो 6 के 6 फेसेस हैं। बेटा बाकी 4 फेसेस का फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि देखिए फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, इस तरह से। अगर फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, यहां जा रही हैं फील्ड लाइंस, तो मैंने क्या बोला था अभी पिछले पार्ट में कि फील्ड लाइंस अगर पैरेलल टू प्लेन, किसी प्लेन, अगर प्लेन ऑफ द एरिया पैरेलल टू फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि अगर प्लेन इस तरह से तो एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा। जो पीछे वाला फेस है वो भी पीछे वाला और सामने वाला, इन दो को देखिए, फिर इन दो को देखिए, इन चारों के पैरेलल जा रही हैं फील्ड लाइंस। ये जो 4 फेसेस है, इन चारों के पैरेलल पास कर रही हैं फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस जब भी किसी एरिया के पैरेलल पास करें, किसी प्लेन के पैरेलल पास करें, तो फ्लक्स 0 होना चाहिए। दूसरा तरीका आप एरिया वेक्टर के टर्म्स में देख लो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर। फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, इधर एरिया वेक्टर यहां θ90, ऊपर वाले के साथ भी θ90। इन दोनों को देखिए, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इधर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, राइट। और फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, इधर। तो एरिया वेक्टर के साथ थीटा कितना हो गया, 90। फ्लक्स क्या होता है, E a cos थीटा, तो थीटा 90 होने की वजह से उन 4 फेसेस का फ्लक्स कितना होगा, 0। जो भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा सिर्फ इन 2 सरफेसेस की वजह से, राइट। ये चीज आई होप क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्विकली फ्लक्स डिटरमिन करते हैं। देखिए अब नेट फ्लक्स के लिए मुझे क्या करना है, मुझे दोनों सरफेसेस का फ्लक्स φ1 और φ2 को ऐड करना है। φ1 क्या होगा, वो होगा E1 डॉट A1 और φ2 क्या होना चाहिए, E2 डॉट A2। अब A डॉट B इज AB cos थीटा, या तो वैसे लिख लो, E का मैग्नीट्यूड आपको पता है,
इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड, दोनों एरियाज कितने होंगे, ए स्क्वायर होंगे। तो हम एरियाज की वैल्यूज यहां लिखना भूल गए हैं, मैं यहां लिख देता हूं। जो A1 है न्यूमेरिकली वो भी ए स्क्वायर है और एरिया 2 भी कितना है, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर्स हैं। हाँ, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो A1 को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू प्लस आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। सो E1 डॉट A1 E1 की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू A1 कितना है, ए स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, आई कैप डॉट, हाँ बेटा अगर तो मैं यूनिट वेक्टर लगा दूं तो यहां पे आई कैप आएगा और यहां पे भी आई कैप आएगा, दोनों के साथ क्या आना चाहिए, आई कैप। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, आई डॉट आई भी आपको पता है 1 होता है और आई डॉट आई -1 होता है। अदरवाइज एरिया की वैल्यू हमारे पास है, आप यहां पे कर सकते हैं इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस E2 की वैल्यू है अल्फा इंटू ट्वाइस ए टू द पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0। यहां पे E वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच में थीटा 0 है, यहां कितना है 180, नहीं तो I डॉट माइनस आई -1 हो जाएगा, कॉस 180 भी -1 होता है, और वहां पे I डॉट आई E2 में अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहां पर भी आई कैप आएगा और यहां पर भी आई कैप, ठीक है। दोनों तरीके में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो देखिए जरा cos 180 इज -1, जो क्या माइनस अल्फा ए टू द पावर 2 प्लस 1/2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ए टू द पावर 5/2 प्लस 2 टू द पावर 1/2 इंटू अल्फा इंटू ए टू द पावर 5/2, राइट। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशंस यहां करते हैं। आई एम सॉरी, देखिए अल्फा ए टू द पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा, रूट ऑफ 2, और यहां क्या बचेगा 1। अल्फा ए टू द पावर 5/2 मैंने कॉमन लिया, √2 - 1, ठीक है। सो बेटा जी ये आ चुका है आपके पास नेट फ्लक्स की वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज दैट नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू अल्फा इंटू ए टू द पावर 5/2। अब आप अल्फा और ए की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अल्फा और ए की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इसकी, राइट। आई होप ये कर सकते होंगे आप। तो इस तरह से आप नेट फ्लक्स डिटरमिन कर पाएंगे। चलिए बेटा ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे बेटा जी यहां पर एक प्रॉब्लम और है, हमें यह भी कहा गया हमें चार्ज एनक्लोज्ड डिटरमिन करना है, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट अगला यूज होगा जिसे हम बोलेंगे गॉसियस लॉ, जो मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। गॉसियस लॉ क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अभी आपको बताता हूं। गॉसियस लॉ कहता है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, रिमेंबर क्लोज्ड सरफेस, सभी के लिए नहीं, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन। सो गॉसियस लॉ ये कहता है कि भैया अगर सरफेस क्लोज्ड है तो इतने लंबे चौड़े तामझाम की जरूरत नहीं है, बार बार ई डॉट ए करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए अगर आपको पता है उसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखिए फ्लक्स आपने निकाल लिया, यहां पे फ्लक्स आ चुका है, चाहिए क्या, चार्ज एनक्लोज्ड। इस एप्सिलॉन नॉट को उठा के इधर ले आओ, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप चार्ज एनक्लोज्ड मिल जाएगा। गॉट इट। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, क्विकली बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। यहां पे ये भी बेटा मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल है। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से गिवन थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। हाँ, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए फील्ड की डायरेक्शन अलग है, एक्स मतलब ओरिजिन के राइट साइड पे फील्ड की डायरेक्शन कुछ अलग है। वो क्या है, यहां पर यूनिट वेक्टर गिवन है आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में फील्ड, यहां पर फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और फॉर एक्स लेस देन 0 ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू अब भी वही है 200 न्यूटन पर कूलम, बट माइनस साइन लगा, माइनस आई कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन ये है। तो ओरिजिन के राइट साइड में फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये बात आपको समझ आ गई। हर एक कर्व सरफेस का रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर। तो आप दोनों कर्व सरफेसेस, सॉरी कर्व नहीं कहूंगा, जो फ्लैट सरफेसेस है एजेस पे,
उनका एरिया आप डिटरमिन कर पाएंगे पाई आर स्क्वायर से। उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, हर एक फ्लैट सरफेस का फ्लक्स आपको डिटरमिन करना है, इसका भी और इसका भी अलग अलग से। उसके बाद बेटा जी आपको नेट फ्लक्स थ्रू द साइड्स कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स डिटरमिन करना है। उसके बाद टोटल फ्लक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और एक बार टोटल फ्लक्स आ गया तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड। इसके लिए भी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप फ्लक्स डिटरमिन कर चुके हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड आपको मिल जाएगा। अब टारगेट है पहले ये फ्लक्स डिटरमिन करना। सबसे पहले इस फ्लक्स को, इस एरिया को मैं नाम दे रहा हूं A1, इस एरिया को नाम दे रहा हूं A2। दोनों एरियाज न्यूमेरिकली सेम है पाई आर स्क्वायर, बट इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग तो इसलिए मैंने आई कैप लिखा है, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा माइनस आई कैप, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1, इसको E1 मान लिया मैंने, और जो राइट साइड पे यहां पे इसको क्या नाम दिया E2, जो कि ये है। अब फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, तो अगर इस सरफेस के फ्लक्स को मैं नाम दे दूं φ1, तो φ1 क्या होना चाहिए, E1 डॉट A1 होना चाहिए कि नहीं। और वैसे इस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट A2 आएगा, यस और नो। तो देखो E1 और E2 दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है 200, एरिया है पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर, और इंटू यहां पर दोनों है माइनस आई डॉट माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई डॉट आई वैसे भी 1 होता है, और वैसे यहां पर भी ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू आई डॉट आई, इजंट इट। तो बेटा जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों का फ्लक्स अलग अलग से आपको मिल जाएगा। सो ये दोनों का फ्लक्स जब आप सॉल्व करके देखोगे तो यहां पे सॉल्व करके रखा हो, वैसे भी एनसीईआरटी में सॉल्व है, इट कम्स आउट टू बी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये भी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। और दोनों आउटवर्ड है। देखो पिछले केस में क्या था, फील्ड ए की डायरेक्शन में था, एक सरफेस का नेगेटिव फ्लक्स था और दूसरे का पॉजिटिव था, पिछला जो क्यूब वाला क्वेश्चन हमने किया। लेकिन इस केस में यहां पे फील्ड की डायरेक्शन ही है और यहां पर ये, तो दोनों फेसिस से फ्लक्स आउटवर्ड ही जा रहा है, तो इसलिए दोनों का फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। गॉट इट। तो आपको इस सरफेस और इस सरफेस का फ्लक्स मिल चुका है। अब आते हैं जरा कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स पे। देखो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इधर एक्ट करेगा और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 है, थीटा 90 होने की वजह से ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में थीटा 90 होने की वजह से फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए, फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा इस केस में 0। सो कर्व्ड सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं होगा। वैसे भी आप देखें फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस के पैरेलल जा रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए 0। सो साइड्स का फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। ईच फ्लैट सरफेस का हम निकाल चुके हैं φ1 φ2। नेट आउटवर्ड फ्लक्स, इन तीनों को ऐड करो 0 प्लस दिस, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाई नेट जो है वो कितना हो जाएगा 1.57 प्लस 1.57, दैट इज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और जब ये मिल गया तो उसके बाद आप क्या चार्ज एनक्लोज निकाल सकते हैं। आज की क्लास की लास्ट प्रॉब्लम पे, ये प्रॉब्लम मुझे भेजी अक्षत अमला ने। तो बेटा इस यहां पे अगेन एक क्यूब गिवन है और आपको इस क्यूब का नेट फ्लक्स डिटरमिन करना है। नेट फ्लक्स डिटरमिन करने के बाद आपको क्या करना है, इसी क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है ये डिटरमिन करना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं गॉसियस लॉ, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। चलिए जरा क्विकली देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, जल्दी से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड हो, डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो। देखिए बेटा डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का लॉन्ग, क्या मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। x इक्वल टू 0 पे फील्ड कितना होगा 0, x इक्वल टू 1 पे फील्ड कितना होगा 2 यूनिट, x इक्वल टू 2 पे कितना होगा 4 यूनिट्स एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू पे फील्ड की वैल्यू डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे फील्ड की वैल्यू डिपेंड कर रही है। फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट, जैसा पिछले केसेस में हम कर रहे थे। अगेन अगर फील्ड x के अलॉन्ग है तो बेटा चार फेसिस का फ्लक्स तो 0 होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का फ्लक्स 0 होगा क्योंकि फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, यह एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है।
ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इस सरफेस का इधर है, नीचे वाले सरफेस का नीचे, इसका इधर, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स के अलोंग। तो इन चार फेसेस का फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स कंट्रीब्यूशन सिर्फ दो फेसेस की वजह से हो सकता है, दोनों फेसेस जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, जैसा पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। मान लीजिए इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूं A1, दिस एरिया इज A1 वेक्टर। अगेन साइड अगर A है, हर एक एज क्यूब का A है, तो ये एरिया न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज A स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए। बट डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स, तो साथ में क्या लगेगा, माइनस आई कैप। तो एरिया A1 हो चुका है माइनस ए स्क्वायर आई कैप। सिमिलरली अगर आप एरिया A2 की वैल्यू डिटरमिन करें, तो एरिया A2 जो है ये भी न्यूमेरिकली तो सेम है ए स्क्वायर, बट इसकी डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ए स्क्वायर इंटू आई कैप। ये माइनस ए स्क्वायर आई कैप, ये प्लस ए स्क्वायर आई कैप, राइट। रही बात बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, लेकिन ये E1 कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, इट शुड बी ए नल वेक्टर। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। वैसे तो फील्ड यहां पे है ही नहीं, फील्ड यहां पर है ही नहीं, बट अगर फील्ड होता तो डायरेक्शन वहां पे क्या इंडिकेटेड है, पॉजिटिव एक्स, तो फील्ड की डायरेक्शन मुझे यहां लेनी चाहिए। तो एनीवे मैं यहां पर अगर शो करूं E1 वेक्टर इज जीरो। आइडियली मुझे ड्रॉ नहीं करना चाहिए बिकॉज लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, जीरो। चलिए यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्वाइस ए आई कैप, इजंट इट, बिकॉज क्या था, ट्वाइस एक्स आई कैप, तो एक्स की वैल्यू यहां पे, अगर ये एज ए है तो ये कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, ए। यहां पे पूरे प्लेन पे हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए ट्वाइस ए आई कैप, ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 E1 डॉट A1, तो E1 कितना है, जीरो, तो ये नेट कितना आ जाना चाहिए, जीरो। जीरो के साथ और प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, जीरो, या दूसरे वर्ड्स में कहें फील्ड ही जीरो है। जब फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कैसे हो सकता है, फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया, तो जब फील्ड लाइंस हैं ही नहीं तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। सरफेस 2 का फ्लक्स देखते हैं जरा, दैट शुड बी इक्वल टू E2 डॉट A2। अब यहां पर देखो E2 डॉट A2 की वैल्यू है ट्वाइस ए, A2 की वैल्यू ए स्क्वायर, और दोनों में यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, आई कैप, सो यहां पर आ जाना चाहिए I डॉट आई। एंड व्हाट इज I डॉट आई, I डॉट आई इज 1, सो इट कम्स आउट टू बी ट्वाइस ए क्यूब। तो अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, सो नेट फ्लक्स फाई शुड बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाना है, जस्ट ट्वाइस ए क्यूब। गॉट इट। तो नेट फ्लक्स आ चुका है ट्वाइस ए क्यूब। ऑलरेडी हम जानते हैं फॉर अ क्लोज सरफेस, दिस इज अ क्लोज सरफेस, गॉसियस लॉ कहता है φ इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट चार्ज एनक्लोज शुड बी एप्सिलॉन नॉट इनटू φ, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो इतना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड होगा, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा जी, बाकी अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा गॉसियस लॉ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गॉसियस लॉ की एप्लीकेशंस पे, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।